हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। आज मैं आपको एक बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड के बारे में बताने वाला हूँ, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूरोप 1830 से 1848 तक। लेकिन सर, एक सिंपल सा डाउट मैं पूछ रही हूँ। हम नॉर्मली देखते हैं कि एम्पायर्स मैसिव आर्मीज से गिरती हैं। तो क्या एक सिंपल फेरी टेल या एक कविता पूरी एक नेशन बिल्ड कर सकती है? एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा कैच है जिसे मैं समझाता हूँ। यूजुअली हम सोचते हैं कि पार का मतलब वेपन्स होता है, पर आज मैं दिखाता हूँ कि कैसे सिंपल पोएम्स, फोक डांसेस और चिल्ड्रन स्टोरीज ने उन मैसिव हेविली आर्म्ड एम्पायर्स के अगेंस्ट अल्टीमेट वेपन्स ऑफ रेजिस्टेंस का काम किया। बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में आने वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इट्स अ बोर्ड एग्जाम चीट कोड। ड्यूक मेटरनिक्स ने एग्जैक्टली ये कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका लॉजिक ध्यान से समझो। जुलाई 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। बर्बन किंग्स को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और इस फ्रेंच स्नीज का इन्फेक्शन सीधा ब्रसल्स तक पहुंचा, जिसके चक्कर में बेल्जियम एक्चुअली नेदरलैंड से ब्रेक अवे हो गया। सर, पर मैं सोच रही हूँ कि ग्रीस जैसा एक छोटा सा नेशन इतने मैसिव ऑटोमन एम्पायर को कैसे हरा सकता है। मैं इसे इम्पॉसिबल मानती हूँ। ग्रेट क्वेश्चन। मैं इसका रीजन समझाता हूँ। 1821 में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो अकेले फाइट नहीं कर रहे थे। उन्हें एक्साइल्ड ग्रीक्स और वेस्ट यूरोपियन से ह्यूज सपोर्ट मिला। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने तो इफेक्टिवली फंड्स ऑर्गेनाइज किए और खुद वॉर में फाइट करने गए। फाइनली 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, तो आर्ट और कल्चर का भी रोल था, ये मैं अब क्लियरली देख रही हूँ। बिल्कुल। अब इस रॉ इमोशन को समझने के लिए यूजीन डेलाक्रॉस की पेंटिंग द मैसेकर एट क्योस को देखते हैं। ये रोमांटिसिज्म का प्राइम एग्जाम्पल है जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। रोमांटिक आर्टिस्ट्स साइंस और प्योर रीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट करते थे। उनका मेन फोकस इंट्यूशन और इमोशन पर होता था। डेलाक्रॉस ने विविड कलर्स यूज किए टू शो द इंटेंस सफरिंग ऑफ द ग्रीक्स। हिस्ट्री को सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि एक डीप सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। तो उन्होंने इमोशन को इफेक्टिवली एक वेपन बनाया। मैं पूरी तरह समझ रही हूँ, सही पकड़ा। यहाँ एक और क्रूशियल एग्जाम फोकस टर्म आता है जिसे मैं डिफाइन करता हूँ, वोल्क्सगाइस्ट। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉडफ्रीड हर्डर ने आर्ग्यू किया कि ट्रू कल्चर कॉमन पीपल यानी दास फोल्क में मिलता है। ग्रिम ब्रदर्स को ही देख लो, उन्होंने सिर्फ सिंड्रेला की स्टोरी नहीं लिखी थी, उन्होंने 33 वॉल्यूम जर्मन डिक्शनरी पब्लिश की थी टू एक्टिवली अपोज फ्रेंच कल्चरल डोमिनेशन। वो फोक लॉ का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे थे। लेकिन सर, अगर ऐसा होता तो क्या होता? मेरा मतलब है, अगर आर्म्ड रिबेलियन पूरी तरह फेल हो गया तो क्या होगा? नेशन तो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी ना? मैं तो यही सोचती हूँ। यहीं पर तो एक्चुअल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जो मैं डिटेल में समझाता हूँ। पोलैंड का क्लासिक एग्जाम्पल देखो। रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को मैप से बिल्कुल हटा दिया था। 1831 का आर्म्ड रिबेलियन ब्रूटली क्रश हो गया, लेकिन पोलिश क्लर्जी ने लैंग्वेज को अपना अल्टीमेट वेपन बना लिया। उन्होंने चर्च गैदरिंग्स में रशियन यूज करने से फ्लैट आउट मना कर दिया और प्रीस्ट को साइबेरिया भेज दिया गया। वहां पोलिश बोलना लिटरली एक मैसिव एक्ट ऑफ डिफाइंस बन गया था। वाओ, एक सिंपल लैंग्वेज एक्चुअली इतनी पावर होल्ड करती है, ये मैं अब कंप्लीटली समझ रही हूँ। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, आर्ट्स उतनी ही जरूरी थी। कार्ल कुरपिंस्की का कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। पोलैंड ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट नहीं करता था, पर कुरपिंस्की ने पोलोनेज और मजूरका जैसे फोक डांसेस को पावरफुल नेशनलिस्ट सिंबल्स में टर्न कर दिया। उन्होंने म्यूजिक के थ्रू उस नेशन के आइडिया को स्ट्रांग बनाया और जिंदा रखा। अब आते हैं पॉवर्टी और इकोनॉमिक्स पर। लेट्स लॉजिकली लुक एट द 1848 क्राइसिस। बच्चों, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह समझो। अगर पॉपुलेशन x से डबल हो जाए पर अवेलेबल जॉब्स उतनी ही कांस्टेंट रहें और ऊपर से इंग्लैंड से चीप मशीन गुड्स का इंपोर्ट मार्केट में फ्लड कर दे, तो लोकल वीवर्स की इनकम इफेक्टिवली एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो जाएगी। द अल्टीमेट रिजल्ट, एक वाइड स्प्रेड और डेवास्टेटिंग पॉपुलिज्म यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ। सर, ये इक्वेशन तो मैं समझ गई, पर क्या रियल वर्ल्ड में इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला? मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिटेल में जानना चाहती हूँ। डेफिनेटली 1845 का सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट इसका सबसे ब्रूटल प्रूफ है जो मैं बता रहा हूं। जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ ने इसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है। वीवर्स डेस्परेटली गरीब थे और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके वेजेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए थे। डेस्परेट क्राउड ने एक मैंशन पर मार्च किया, हायर वेजेस की डिमांड की, और जब उन्हें सिर्फ स्कॉन और थ्रेट्स मिले तो उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर फॉरेन आर्मी लाया और उस ट्रैजिक क्लैश में 11 वीवर्स वर शॉट डेड। ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर बन गया था, और मैं बता रहा हूँ 1848 में ये फाइनली एक्सप्लोड हो गया। पेरिस में सिवियर फूड शॉर्टेजेस की वजह से एंग्री लोग स्ट्रीट्स पर आ गए, चारों तरफ बैरिकेड्स लग गई
और सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि किंग लुई फिलिप को लिटरली भागना पड़ा। एक नई रिपब्लिक फॉर्म हुई जिसने इमीडिएट इफेक्ट से सभी 21 साल से ऊपर के अडल्ट मेल्स को राइट टू वोट दिया और नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए राइट टू वर्क गारंटी करने के लिए। पर इस पूरे क्याओस में मिडिल क्लास भी पीछे नहीं थी। मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें मोस्टली प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन थे, सेंट पॉल्स चर्च में इकट्ठा हुए। मैं क्लियर करता हूँ, उनका प्राइमरी गोल था एक यूनाइटेड जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, जहां एक मोनार्की हो पर वो फुली पार्लियामेंट के अंडर काम करे। लेकिन सर, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर किंग ने क्राउन और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पीसफुली एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या हिस्ट्री कंप्लीटली अलग होती? मैं यही बार बार सोच रही थी। 100% अलग होती। पर सच्चाई ये है कि प्रशा के किंग फ्रीडरिक विल्हेम फोर्थ ने उस क्राउन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बाकी मोनार्क्स के साथ मिलकर इस डेमोक्रेटिक असेंबली को एक्टिवली अपोज किया और दूसरी तरफ मिडिल क्लास ने स्टबन होकर वर्कर्स की डिमांड्स इग्नोर की, जिससे उन्होंने अपना क्रूशियल मास सपोर्ट पूरी तरह खो दिया। इवेंचुअली आर्मी बुलाई गई और उस पार्लियामेंट को फोर्सफुली डिसमिस कर दिया गया। यही रियलिटी मैं आपको लॉजिकली दिखा रहा हूँ। सर, एक और चीज़ नोटिस की मैंने, उस पार्लियामेंट में वुमेन सिर्फ ऊपर गैलरी में एज ऑब्जर्वर्स खड़ी थीं। उन्हें ऑफिशियली पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं दिया गया? ये तो किसी भी एंगल से फेयर नहीं लगता। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल अग्री नहीं करती। स्पॉट ऑन ऑब्जर्वेशन। यहीं से एक इंटेंस फेमिनिस्ट डिबेट शुरू होती है, जो मैं हाईलाइट करता हूँ। लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेल्कर का हाईली कंजर्वेटिव मानना था कि नेचर ने विमेन को फंडामेंटली वीक और डिपेंडेंट बनाया है, मेंट ओनली फॉर द होम। पर एक्टिविस्ट लुइजी ऑटो पीटर्स ने लाउडली काउंटर किया और डिक्लेयर किया कि लिबर्टी इज इनडिविजिबल। वुमेन ने एक्चुअली अपने न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म की थीं, फिर भी उन्हें उनके वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। बच्चों, इस डिबेट से एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टर्म निकल कर आता है। ये आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम चीट कोड है फॉर फुल मार्क्स। फेमिनिस्ट। It is the awareness of women's rights and interests based on the belief of the social, economic and political equality of the genders. ये सारी लड़ाई सिर्फ किंग्स और बॉर्डर्स के बारे में नहीं थी। It was fundamentally about who gets to participate in liberty. ये पॉइंट मैं स्ट्रांगली एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो सर, आखिर में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल्स को हरा दिया, राइट? फिर उन्होंने अचानक खुद से ही सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश क्यों करना शुरू कर दिया? मैं अब सच में कंफ्यूज हो रही हूँ। क्योंकि उन प्योर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स को फाइनली ये रियलाइज हो गया था, जैसा कि मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ, कि पुराना ऑर्डर अब कभी वापस नहीं आएगा। रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का ये जो एंडलेस साइकिल बन गया था, इसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें ग्राउंड लेवल पर रियल कंसेशंस देने ही पड़ेंगे। तो सोचो बच्चों, क्या 1848 की रेवोल्यूशन सच में फेल हुई थी, या उन्होंने इन मैसिव एम्पायर्स को अंदर से बदलने पर इफेक्टिवली मजबूर कर दिया था? थिंक अबाउट इट। कीप स्टडीइंग और मिलते हैं टॉपर क्लासेस के नेक्स्ट डीप डाइव सेशन में।